बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका आज हमारे पास थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर में हमने आज क्या डिस्कस करना है, हमने आज प्रैक्टिस करनी है डिस्कस, जो कि ट्रायल बैलेंस को हमने ठीक करना है। ट्रायल बैलेंस को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस को हम देख रहे हैं और इसी की प्रैक्टिस लेके चलनी है हमने। तो उसकी प्रैक्टिस में आमतौर पे हमसे कौन से कुछ जो पूछे जाएंगे वो ये वाले पूछे जाएंगे जो सस्पेंस अकाउंट से रेलिवेंट है। प्रैक्टिस जितनी भी आपके आगे दी गई है वो सस्पेंस अकाउंट से रेलिवेंट दी गई है, उसी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास एक सिनेरियो दिया गया प्रैक्टिस 12.1 का। उन्होंने हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि हमने क्या किया था, डिस्काउंट हमें क्या किया, हमने अलाउ हमने दिया है और उसके साथ साथ नहीं, एक मिनट, फॉर डिस्काउंट जी। तो उसने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का जो बैलेंस है ना, ये लिखना भूल गया है। अंजम क्या हो गया जी, डिस्काउंट अकाउंट जो अलाउड अकाउंट है इसका बैलेंस लिखना भूल गया। तो इसको हमने बैलेंस को फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, सिंपली हमने क्या करना होगा, डिफरेंस लेना होगा दोनों साइज का। जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउंट का अकाउंट का कहलाएगा। ऐसे ही जैसे कि हम अलजेब्रिक स्टेटमेंट जो भी मैथ करते हैं, अलजेब्रा जब हम कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट्स के अंदर या क्वेश्चन के अंदर चार पांच चीज़ें या दो चीज़ तीन चीज़ें हमें गिवन हो और चौथी चीज़ मिस हो, तो हमें क्या करना होता है, हम उसकी थोड़ी क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर एक तो हम उसकी प्लस वाली जो चीज़ें होती हैं दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती हैं, और जो डिवीजन वाली होती हैं दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये मल्टीप्लाई वाली डिवीजन हो जाती है इस तरह से। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे करना, अगर देखना है दोनों साइड्स के ऊपर, यहाँ पे जो मिस अमाउंट होगी यहाँ पे सिंपली हमने उसको डिस्काउंट अलाउड काउंट का नेम दे देना है। ये देख लेना कितनी अमाउंट बैलेंसिंग करके कितनी अमाउंट का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चला जाएगा। जी, ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस गिवन है, और ट्रायल बैलेंस में हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इनको जो डेबिट साइड के अमाउंट्स हैं, ये डेबिट साइड के अकाउंटिंग हेड्स हैं, उनको हमने डेबिट साइड पे लिखना है, और जो क्रेडिट साइड के अकाउंटिंग हेड्स हैं उनको हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है। जी, तो सबसे पहले हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, ये कहाँ पे आएगा, ये डेबिट साइड पे आएगा। प्रॉपर्टी ये भी डेबिट साइड पे, इन्वेंट्री ये भी डेबिट साइड पे, और पेबल्स ये कहाँ पे जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे जाना है। रिसीवेबल्स ये भी डेबिट साइड पे है, और उसके बाद बैंक ओवर ड्राफ्ट है हमारे पास, तो बैंक ओवर ड्राफ्ट भी डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड पे जाएगा। लोन भी क्रेडिट साइड पे, कैपिटल एंड ड्राइंग्स भी हमारे पास क्या आएगा, ये डेबिट साइड पे जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ड्राइंग्स तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, तो क्योंकि बल्कि ये ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल का कॉन्ट्रा है, यानी कि अपोजिट है, कैपिटल में से जाके लेस होता है, तो इसीलिए ये डेबिट साइड पे आता होता है। तो जितने भी कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं वो अपनी जो उसकी जिस अकाउंट मेन अकाउंट में से उन्होंने जाके माइनस होना होता है उनके अपोजिट जाके लिखे जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सेल्स का सेल्स रिटर्न है और परचेजेस का परचेज रिटर्न है, इसके साथ साथ कैपिटल के लिए ड्राइंग्स है, और ऐसे क्या कहते हैं जी, डेटर्स के लिए बैड डेट्स हैं, सॉरी डाउटफुल डेट्स हैं, बैड डेट्स तो नहीं आएंगे, डाउटफुल डेट्स। और उसी के साथ साथ हमारे पास जी, तो ये अकाउंट्स होते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट। तो नेक्स्ट ये हमारे पास परचेजेस है, सॉरी सेल्स। अब उसके बाद परचेजेज, सेल्स हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगी, और उसके बाद परचेजेज हैं ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। परचेज रिटर्न ये कहाँ पे लिखना है जी, हमने ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउंड अकाउंट ये भी हमने लिखा हुआ है, लेकिन अमाउंट में हमने इसकी फाइंड करनी है। डिस्काउंट रिसीव ये भी हमें गिवन है, ये हमारे पास इनकम है, तो ये कहाँ पे आएगा जी, क्रेडिट साइड के ऊपर। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस जितने भी हमारे पास ये कहाँ पे आएंगे, 82,500 जो हैं ये डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। तो देख सकते हैं जी, वैसे ही हमने किया है। अकाउंटिंग एड्स आपके सामने हैं जी, डिफरेंस इन बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कि जो मैंने अमाउंट्स आपको बताई हैं वो सब के सब इन्होंने वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो टोटल हमारे पास जितना भी इसका अमाउंट बन रहा था 517,270 रुपीज़ इनका टोटल बन रहा था। तो इस टोटल का जब हम हमारे पास क्रेडिट साइड का ये टोटल था, तो डेबिट साइड का टोटल कितना कम था, 7,520 रुपीज़।
तो ये डिफरेंस हमारे पास जितना भी था ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसको हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अमाउंट में जो भी इसका हमारे पास उसके अमाउंट के तौर पे हमने इसको दर्ज कर दिया है। जी बेटा समझ आ गई जी यहाँ तक। जी सर। अब इसी तरह से अगर हमें ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट गिवन ना होता, सिंपली हमें क्या गिवन होता कि भाई ये ट्रायल बैलेंस है आपके पास, आपकी जो क्रेडिट साइड है ये 517,270 की अमाउंट आ रही है, और इसी तरह से हमें ये बताया जाता है तो डेबिट साइड के ऊपर 512,000 या बिल्कुल सॉरी 500 आ जाएगा हमारे पास 9,000 समथिंग अमाउंट आ रही है। तो जब हम इसका डिफरेंस लेते तो इस डिफरेंस को हमने क्या करना था, इस डिफरेंस को हमने क्या कहते हैं सस्पेंस अकाउंट में हमने सेंड करना था, यानी कि सस्पेंस अकाउंट के अंदर हम जाके इसको लिखते या उसमें ट्रांसफ़र करते। तो इसी तरह से हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं इस हवाले से। ये देख सकते हैं इन्होंने दोबारा अगेन से बनाया और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के बिल्कुल सामने पैरेलल उन्होंने क्या लिख दिया जी, उसकी अमाउंट लिखी है 7,520 रुपीज़। तो नेक्स्ट जी हमारे पास आ गया जी इंपॉर्टेंट उन्होंने टिप्स क्या दी हुई है जी, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हेड्स आर अपेयर इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। एसेट और एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखते हैं हम जी, डेबिट साइड के ऊपर लिखते हैं। जैसा कि हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं जी, बैलेंस शीट पढ़ी थी, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट साइड पे एसेट्स लिखे जाते हैं और एक्सपेंसेस हम उनको डील करते होते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक हो गया, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है हमारे पास, उसमें हम डील करते हैं, एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट जिसके साथ नेम है। और उसके बाद हमारे पास कैपिटल लाइबिलिटीज़ एंड इनकम हेड्स जो जितने भी होते हैं ये अपेयर होते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर ट्रायल बैलेंस के। और नीचे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रा अकाउंटिंग हेड्स आर द एक्सेप्शंस, यानी कॉन्ट्रा अकाउंटिंग हेड्स कहाँ पे जाएंगे, एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन इनके साथ कुछ और तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ये डेबिट क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे और डेबिट वाले इसी तरह का डेबिट साइड जितने भी डेबिट वाली अमाउंट्स होंगी यानी एक्सपेंसेस और एसेट्स के जितने भी कॉन्ट्रा हैं ये क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे, और कैपिटल लाइबिलिटीज एंड इनकम के जो भी कॉन्ट्रा आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे जी। तो इससे आगे मूव करते हैं, प्रैक्टिस हमें दी गई सस्पेंस अकाउंट की, इसको हम ज़रा देखते हैं। ट्रायल बैलेंस हमने एक एक्सट्रैक्ट किया है तो उसमें एरर ये की है, मिस पोस्टिंग ये होगी है हमसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड जो हमने सप्लायर से लिया था वो हमने रिकॉर्ड कर दिए थे, हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया डिस्काउंट अकाउंट में, यानी जो बताया जा रहा है रॉन्ग साइड ऑफ द डिस्काउंट अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि हमने क्रेडिट साइड के ऊपर डिस्काउंट रिसीव्ड को रिकॉर्ड करना था, हमने डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर दिया है, यानी कि हमारी इनकम हुई है, इनकम ये हासिल हुई है हमें 200 रुपीज़, तो बल्कि हमने क्या अमाउंट दर्ज कर दी है, बल्कि ये लिख दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि हमने 200 रुपीज़ किसी को डिस्काउंट दिया है, यानी कि हमारा एक्सपेंस अराइज हुआ है, एक्सपेंस हमारा रेज हुआ है। तो इसकी सूरत में क्या होगा हमारे पास, एक तो जब डेबिट क्रेडिट इफेक्ट किसी अमाउंट को देना हो, किसी भी अकाउंटिंग हेड को हमने क्या देना हो, क्रेडिट इफेक्ट, और क्रेडिट इफेक्ट की बजाय हम क्या दे दें उसको, डेबिट अकाउंटिंग इफेक्ट दे दें, तो उसकी सूरत में अमाउंट आपकी डबल हो जाती है। क्या हो जाती है जी, अमाउंट डबल हो जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को हम सबसे पहले 200 की अमाउंट के साथ हमने क्या करना होगा, सॉरी 400 की अमाउंट के साथ हम इसको क्रेडिट करेंगे, और जितनी अमाउंट के साथ हमने इसको ज़्यादा लिख दिया है उतनी अमाउंट के साथ इसको हमने कम करना होगा, और साथ में इसके साथ साथ सस्पेंस अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे उसके अपोजिट जाके जी। तो ज़रा इसको देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन हुआ है। देखें सस्पेंस अकाउंट डेबिट हमने किया हुआ 400 के साथ, एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो हमारे पास क्रेडिट हुआ 200 के साथ, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी हमने 200 के साथ क्रेडिट किया हुआ। शायद मैं पहले थोड़ा सा आपको कुछ डिस्काउंट जो आपके पास अलाउड अकाउंट है इसको भी मैं डेबिट करना बता गया हूँ। जब हम करेक्शन करनी है हमने डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करना है। क्रेडिट क्यों करना है, क्योंकि हमने कमी शो करनी है अपने एक्सपेंस के अंदर। तो एक्सपेंस के अंदर कमी कब शो होती है,
जब भी एक्सपेंस में कमी होती है तो हम एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं, तो इस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड करना था। ये देख सकते हैं जैसा कि मैंने नीचे डिस्काउंट अलाउड काउंट का लेजर बनाया हुआ है, ये आपको उसमें नज़र आ रहा होगा। तो हमने किया क्या था, हमने किया ये था कि डिस्काउंट अकाउंट को हमने 200 के साथ क्रेडिट कर दिया। अब डिस्काउंट अकाउंट को 200 के साथ जब हमने क्रेडिट कर सॉरी डेबिट कर दिया है, तो इस डेबिट का इफेक्ट हमने ख़त्म करना है। तो डेबिट का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे इस तरफ अमाउंट हमें 2 बार लिखनी पड़ेगी 200, यानी कि एक बार, यानी 400 जो हमने यहाँ पे लिखनी है। यानी कि डिस्काउंट अकाउंट जो है आपका, ये आपका क्या होना चाहिए कि 200 के साथ यहाँ पे डेबिट होगा, फिर 200 के साथ सॉरी क्रेडिट, और फिर डिस्काउंट रिसीव्ड की सूरत में भी और डिस्काउंट अलाउड की सूरत में भी हमने इसको क्रेडिट करना होगा। यानी कि अमाउंट यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी 200 कर करके। जी समझ आई जी, प्लीज़ इसका बताएं ज़रा। जी बेटा। हेलो। तो नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं इससे। तो इसके बाद हमारे पास जो हम आगे चलते हैं जी, हमारे पास 12.3 एक प्रैक्टिस दी गई है हमें। ये 12.3 में हम क्या करते हैं, जब हमें गया है मिठू ने रिकॉर्ड कर दी है पेमेंट फ्रॉम द बैंक 880 रुपीज़ रिपेयर्स फ्रॉम द कंपनी वैन। क्या कर दिया, ये कंपनी वैन के अकाउंट के अंदर 880 रुपये उसने रिकॉर्ड कर दिया है कि बैंक के थ्रू उसकी पेमेंट की गई है। जब करेक्ट एंट्री ये थी कि बैंक अकाउंट के हमने बैंक अकाउंट के अंदर एंट्री रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे अकाउंट के अंदर हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। जी बेटा, आप जो है वो ये बताएं जी, ये एंट्री सर वो नेट का इशू हो गया तो मैंने रीस्टार्ट किया है फ़ोन अच्छा को। रीस्टार्ट की, ये बताएं, मैंने बाद में देखा आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं तो आप जा चुकी हैं। तो ये बताएं काइंडली कहाँ तक आपने इसको देखा। सर ये यहाँ तक ये हो गया क्लियर। इसका हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों। जी सही समझ आ गया। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे मूव कर रहे हैं। ये हम देखें 12.3 को डिस्कस करने लगे हैं। 12.3 ये है कि हमने रिपेयर्स अकाउंट में जो उसकी पेमेंट की है कि क्या नाम है, कोई हमने वैन रिपेयर करवाई है 880 रुपीज़ की। तो उसके लिए हमने क्या किया कि बैंक अकाउंट के अंदर हमने जो कि करेक्ट डाटा था वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है, बैंक अकाउंट के में ट्रांसफ़र कर दिया। जो अदर इफ़ेक्ट है उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है जी। और जो अदर इफेक्ट है उसको हमने सिंपली रिकॉर्ड करना है, यानी कि बैंक अकाउंट में से हमने रिकॉर्ड कर दिया। बैंक अकाउंट में हमारा एसेट है तो इसमें कमी आ रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी बैंक अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो रिपेयर्स वैन अकाउंट है इसमें हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो सिंपली रिपेयर्स वैन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट के साथ, 880 रुपीज़ के साथ। जब अदर इफेक्ट हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं करेक्ट, तो क्या करना है, अब यहाँ पे अदर ओनली वन इफेक्ट है, वन एस्पेक्ट है एंट्री का। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये देख सकते हैं ये वैन रिपेयर अकाउंट डेबिट अमाउंट 880 के साथ एंड सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट अमाउंट 880 के साथ। जी समझ आ गई जी इसकी। जी सर। नेक्स्ट जी हमारे पास हम 12.4 कि डेजी रिकॉर्डेड एन अमाउंट 3175 फॉर रेंट, बोथ रेंट अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट वर डेबिटेड। यानी कि रेंट अकाउंट को हमने डेबिट करना था, रेंट अकाउंट को भी हमने डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को भी हमने डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। यानी एसेट्स में कमी आनी थी, हमने एसेट्स में इजाफा शो कर दिया है। हमने ऐसा कर दिया है कि रेंट जो हमारी इनकम थी, अगर रेंट इनकम भी होती तब भी हमारे पास ये मिस्टेक बनती, तब भी ये एरर होती।
कि क्योंकि रेंट को भी हमने, अगर रेंट अकाउंट अगर हमारी इनकम भी होती, क्योंकि रिसीव भी कर रहे होते हैं हम, तो इसकी सूरत में क्या होना था कि रेंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए था। तो जब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेंट अकाउंट को भी हमने क्रेडिट कर दिया है और उसके साथ साथ बैंक अकाउंट को भी हम डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, यानी तो दोनों को एक ही इफेक्ट दे दिया है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, हमने एक अकाउंटिंग हेड को डेबिट इफेक्ट और दूसरे को हमने क्या करना होता है, क्रेडिट इफेक्ट देना होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसकी सूरत में हमारे पास क्या होगा, अमाउंट डबल हो जाएगी। जैसे हम क्या देख चुके हैं यहाँ पे, हमने एक जो अकाउंटिंग हेड है उसको हमने क्या देना था, क्रेडिट इफेक्ट देना था। क्रेडिट इफेक्ट की बजाय हमने क्या कर दिया, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट डेबिट दे दिया, तो अमाउंट क्या हो जाएगी जी, डबल हो जाएगी। अब ये बात आपके जहन में बैठ जानी चाहिए अच्छी तरह से, आपको नहीं भूलनी चाहिए कि जब एक डेबिट इफेक्ट को डेबिट इफेक्ट देना हो तो हम क्रेडिट इफेक्ट दे दें, या फिर इसके उलट कि क्रेडिट इफेक्ट अकाउंटिंग का देना हो तो हम उसको डेबिट इफेक्ट दे दें। तो इन दोनों सूरतों के अंदर अमाउंट जो है हमारे पास वो डबल हो जाती है। देख सकते हैं जी, हमने सस्पेंस अकाउंट डेबिट हमने किया हुआ 6250 के साथ, एंड बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ 6250 के साथ। अब बैंक अकाउंट हमारा एसेट था तो 6250 हमने इसमें कमी शो कर रही है। एक्चुअल में इसमें कमी कितनी हुई थी, हमारे पास 1025 रुपीज़ की हमारे पास इसमें कमी आई थी, इसमें डिक्रीज़ आया था। तो क्या किया हमने, ये डिक्रीज़ हमने क्या कर दिया था, बल्कि उसके अंदर अगेन से ऐड अप कर दिया था। डिक्रीज़ की बजाय हमने क्या शो कर दिया, इतना इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ आया है। तो अब हमें जब इसके अंदर जब करेक्ट एंट्री या रेक्टिफाई एंट्री हम पास करेंगे तो अमाउंट हम डबल करके उसमें कमी शो करेंगे। जी बेटा समझ आ गई यहाँ तक? जी सर समझ आ गई। जी नेक्स्ट है जी 12.5 है हमारे पास। कहते हैं जी, रोज़ी पेड रुपीज़ 500 फॉर ऑफिस क्लीनिंग इन कैश। ऑफिस उसने ऑफिस की सफाई करवाई है और उसके लिए उसने कैश में पेमेंट किया 500। शी मेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री इन हर बुक्स। उसने क्या कर दिया है जी, ये आपके पास एक एंट्रीज रिकॉर्ड कर दिए, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट डेबिट कर दिए और क्लीनिंग एक्सपेंस उसने क्रेडिट कर दिए 500 के साथ। अब क्या किया वो यहाँ पे उन्होंने ये किया है कि क्लीनिंग एक्सपेंस जो कि हमारे पास डेबिट होने चाहिए थे उन्होंने क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। और कैश को क्रेडिट करने की बजाय उसने क्या कर दिया, हमारे पास ट्रेड पे क्लीनिंग एक्सपेंस को क्रेडिट किया। और ट्रेड पेबल्स की जगह पे क्रेडिट डेबिट होना चाहिए था क्लीनिंग एक्सपेंस को, तो वहाँ पे डेबिट किया गया है ट्रेड पेबल्स को। तो इसी तरह से हमने क्या करना होगा, यानी कि क्लीनिंग एक्सपेंस तो डेबिट होंगे और उसके साथ साथ कैश अकाउंट जो है ये आपका क्रेडिट होगा। तो उसके बाद ये ट्रेड पेबल्स का क्या करेंगे, ट्रेड पेबल्स मीन कि हमने हमारी जो लाइबिलिटी थी उसमें कमी शो कर दी है। उसमें क्या कर दिया है, कमी शो कर दिया। हम पढ़ चुके हैं कि लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम अकाउंट, इन सब के अंदर जब कभी भी कमी आती है तो इसको हम डेबिट करते हैं। तो यानी ट्रेड पेबल्स को हम डेबिट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज शो किया है, कमी शो की है। तो इसके साथ हमने इसके क्या करना पड़ेगा, ट्रेड पेबल्स को तो हमें क्रेडिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद बाकी क्लीनिंग एक्सपेंस को हमें डेबिट करना होगा और उसके साथ साथ कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि डेबिट, किसको डेबिट इफेक्ट देना था हमने अकाउंटिंग का एंट्री का, तो उसको हमने क्रेडिट इफेक्ट दिया हुआ है, और जो हमने लिखना ही नहीं था वो लिखा ही नहीं हुआ। तो इसकी सूरत में क्या होगा, अमाउंट जो है वो फिर आपकी डबल हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमने क्या किया हुआ, क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट ₹1000 एंड ट्रेड पेबल अकाउंट क्रेडिट हमारे पास 500 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है हमारे पास 500 के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ के ऊपर कि हमने इस एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखा, क्योंकि इस एंट्री के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट इसलिए नहीं लिखा कि हमने इसके दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो रॉन्गली रिकॉर्ड किए हुए हैं, गलत रिकॉर्ड किए हुए हैं। जी 12.5 की आपको समझ आ गई जी बेटा? सर ये ट्रेड पेबल्स का दोबारा बता दें, ये नहीं समझ आया। ये ट्रेड पेबल्स हमारी वो है ना, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी में जब भी कमी होती है तो उसको हमने क्या करना होता है,
डेबिट करना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कमी तो आ नहीं रही, तो हमने इसमें क्या कर दिया है, ट्रेड पेबल्स में कमी शो कर दी है डेबिट करके। तो इस तरह से हमने क्या करना होगा, दोबारा इसमें इजाफा शो करना होगा। इजाफा मीन कि बल्कि इजाफा नहीं, बल्कि हमने इसकी एक्चुअल हालत, जो एक्चुअल पोजीशन है, वो हमें अगेन से शो ऑफ करनी होगी। जब एक्चुअल पोजीशन हम इसके लिए शो ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी अमाउंट के साथ हमने ट्रेड पेबल्स को डेबिट किया है, इन मीन जितनी अमाउंट के साथ हमने इसमें कमी ज़ाहिर की है, डिक्रीज शो किया है, उतनी अमाउंट के साथ हमें इसमें इजाफा शो करना पड़ेगा और एक्चुअल पोजीशन इसकी ज़ाहिर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी अमाउंट के साथ हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये देख सकते हैं जी, इसी अमाउंट के साथ हमने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। जी सर, समझ आ गई। ओके जी। नेक्स्ट ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टिप्स क्या दी गई। इंपॉर्टेंट टिप्स के तौर पे हमें ये बताया जा रहा है, सबसे पहले आपने क्या करना है, करेक्ट ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। पास द करेक्ट ओरिजिनल एंट्री, पास का मतलब यही होता है कि रिकॉर्ड करना, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप कहीं पे आपके लिखा हुआ आ जाए अकाउंटिंग के अंदर पास द एंट्री, तो इसका मतलब है कि आपने रिकॉर्ड करना है। तो पास द ओरिजिनल अकाउंटिंग एंट्री, यानी कि आपने ये देखना है इसमें ओरिजिनल एंट्री क्या है, वो आपने पास कर देनी है। उसके स्टेप 2 क्या है जी, पास द रॉन्ग एंट्री दैट वाज मेड एरोनियसली। वो जो रॉन्ग एंट्री है वो आपको ऑलरेडी बताई गई होगी, सिंपली उसको आपने लिख लेना है। स्टेप 3 क्या है जी, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री बाय कंपेयरिंग रॉन्ग विद द करेक्ट ओरिजिनल एंट्री। इस तरह के हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास रॉन्ग एंट्री गिवन है, तो ऑलरेडी तो हमने क्या किया है जी, उससे पहले हमें और जो कि एक्चुअल एंट्री है वो हमें पास करनी है। एक्चुअल एंट्री किस तरह से पास होगी जी, हमारे पास ही क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट ₹500 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट ₹500। तो ये हमारे पास हुई। तो अब हमने देखा है जी, हमने किया क्या हुआ है कि हमने ट्रेड पेबल्स यहाँ पे डेबिट है और क्लीनिंग एक्सपेंस को क्रेडिट किया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, क्लीनिंग एक्सपेंस को डेबिट करना है और ट्रेड पेबल्स को भी क्रेडिट करना है। और एक जो एक्सपेक्ट है जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, उसको भी हमने क्रेडिट करना है। जब ये क्रेडिट कर दिया तो हम देखते हैं जी, क्रेडिट साइड के ऊपर अमाउंट जो होगी है वो 1000 होगी और डेबिट साइड पे ऊपर अमाउंट हमारे पास क्लीनिंग एक्सपेंस 500 है। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए हमने जो क्लीनिंग एक्सपेंस का उसको 1000 कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे हम सिंपल इफेक्ट ये भी कर सकते हैं, क्लीनिंग एक्सपेंस 500 जो हमारे पास 500 के साथ रिकॉर्ड कर दें और सस्पेंस अकाउंट को भी हम 500 के साथ रिकॉर्ड कर दें, ये ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से भी आपका आंसर ठीक होगा जी। प्रैक्टिस पोस्टिंग इन सस्पेंस अकाउंट, पोस्टिंग हमने करनी है सस्पेंस अकाउंट में, ये हम किस तरह से करेंगे। जैसा कि हम क्या करते होते हैं, हमने पढ़ चुके हैं कि सस्पेंस अकाउंट को हमने क्या करना होता है, एट द एंड नील कर देना होता है, क्लोज कर देना होता है। तो हमें सिनेरियो दिया गया, प्रैक्टिस को देखते हैं सबसे पहले कि टीपूर्स ट्रायल बैलेंस 31 अक्टूबर 2009 इज़ आउट ऑफ एग्रीमेंट, कि उसका बैलेंस जो दोनों साइड्स का वो इक्वल नहीं है। तो विद द क्रेडिट साइड ऑफ टोटलिंग 1610 लेसर देन द डेबिट साइड, डिफरेंस इज अपेयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। जी हमारे पास क्या आ रहा है जी, क्रेडिट साइड की अमाउंट कितनी कम है जी, 1610 रुपये है, 1610 रुपीज़ क्या है जी, कम है किससे, डेबिट साइड से। तो क्या होगा जी, हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डेबिट साइड, यानी कि हमारे पास क्रेडिट साइड लेसर है, इसको हमने शो कहीं पे करना होगा, उसी साइड के अंदर शो करना होगा, किस साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड की तरफ। जबकि हम क्या करते होते थे, जब हम लेजर अकाउंट्स हमने पढ़े हैं, तो लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस यानी कि जो साइड कम ज़्यादा होती थी उसका हम दूसरी साइड के ऊपर अमाउंट्स लिखते होते थे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना होगा, उसी साइड के ऊपर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो डिफरेंस है 1610, ये हम इसको जब ओपनिंग करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का, कोई भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर हमारे ये डेबिट साइड के ऊपर हमें शो करना होगा।
जबकि यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 1610 सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड की तरफ ही शो करना है। ठीक है, ये तो बात ये होगी। आप उसके बाद हम आगे देखते हैं, जब हमने हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन के बाद एरर्स क्या हुई थी उसको डिस्कस करते हैं। कहते डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट फॉर अक्टूबर हैड बीन ओवरकास्ट बाय 1050। हमने क्या कर चुके हैं, परचेज अकाउंट को हम क्या कर चुके हैं, ज़्यादा लिख चुके हैं। कितनी जी, 1050 रुपये, यानी कि हमने 1050 रुपये ज़्यादा लिख दिया परचेज अकाउंट का। तो परचेज अकाउंट का अपोजिट क्या होता है जी, अपोजिट हमारे पास होता है क्रेडिटर्स अकाउंट। यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने 1050 रुपये ज़्यादा इजाफा शो कर दिया है, तो अब 1050 रुपये हमने कमी लानी है किसके अंदर, क्रेडिटर्स के अंदर। तो ये रेंट एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास 240 हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट इनकम अकाउंट। रेंट एक्सपेंस हमारे पास 240 रुपये क्या था, वो हमारे पास हुआ था, एक्सपेंस हुआ था, हमने क्या कर दिया, उसको रिकॉर्ड कर दिया रेंट इनकम के तौर पे। तो इसमें लिए हमने इनकम में कमी लानी है और रेंट में इजाफा शो करना है। और उसके साथ साथ हमारे पास है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच वाज इंक्रीज्ड बाय 280 हैड बीन रिकॉर्ड इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एज डिक्रीज। 280 रुपये हमारे पास जो डाउटफुल डेट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन हमने क्या कर दिया कि 280 रुपये की कमी आई है, तो ये भी हमने अपोजिट कर दिया हुआ है। तो इसकी अमाउंट की, तो सबसे पहले हम चलते हैं जी आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सस्पेंस अकाउंट हमारे पास है 50, और ये हमारे पास की एंट्री हमने रिकॉर्ड किया, ये सस्पेंस अकाउंट 560 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 560 के साथ हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। क्योंकि हमने, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी अकाउंटिंग इफ़ेक्ट को जो कि डेबिट होना चाहिए था उसको हम क्रेडिट कर दें, तो उसकी सूरत में क्या होगा, अमाउंट डबल हो जाएगी। या फिर किसी अकाउंटिंग इफ़ेक्ट को जो कि क्रेडिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट इफ़ेक्ट दे दें, तब हम उसको जब रेक्टिफाइंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो जो अमाउंट होती है वो डबल हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये अमाउंट डबल हो गई है। इसी तरह रेंट एक्सपेंस के अकाउंट वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगी, अमाउंट डबल हो जाएगी। ये देख सकते हैं जी हमारे पास ये जितनी जी हमारे पास ये अमाउंट आ रही है। परचेज जो हमारे पास है जी अकाउंट ओवर, ये सबसे पहले जी डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास कितना आ रहा है, 1610 आ रहा है, और 1050 हमने यहाँ पे अमाउंट पुट कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने 560 यहाँ पे लिख दिया, तो बैलेंस हमारे पास नील हो गया। तो सबसे आगे क्वेश्चन ये होता है जी हमारे पास रेंट एक्सपेंस अकाउंट एंड ये वाला हमने रेंट इनकम अकाउंट क्यों नहीं आ रहा। अब ये बात ये हो रही है कि हमने क्या करना था, रेंट एक्सपेंस अकाउंट को हमने यहाँ पे इन दोनों के अंदर सस्पेंस अकाउंट जो है वो नहीं आएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ वो अकाउंटिंग एंट्रीज लिखनी है सस्पेंस अकाउंट के अंदर जो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा हो। क्योंकि यहाँ पे हमने एक अकाउंटिंग कैट के अंदर कमी या दूसरे के अंदर इजाफा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेंट एक्सपेंस को हम क्रेडिट कर देंगे और रेंट इनकम को हम डेबिट कर देंगे। जी बात समझ आ गई जी। इसलिए हमने रेंट जी एक्सपेंस, सर। इसलिए हमने रेंट एक्सपेंस जो अकाउंट है इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये सस्पेंस अकाउंट में हमने इस तरह से इसको नील करना है। ये हमारे पास ये सस्पेंस अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी है, सस्पेंस अकाउंट हमारा यहाँ पे नील हो गया। जी हमारे पास क्या आ रहा है जी, अमाउंट ऑफ डिफरेंस अपेयरिंग इन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी प्लेस्ड इन डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो डेबिट साइड का डिफरेंस आएगा वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, जो क्रेडिट साइड का डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ लेजर अकाउंट, वो जो आपको मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ कि ये लेजर अकाउंट नहीं है, इसलिए हमने दूसरी साइड के ऊपर ही पोस्ट करना है। यानी कि जिस साइड का डिफरेंस आ रहा होगा उसी साइड पे डिफरेंस हम लिखते होते हैं। जबकि हम ऑलरेडी ये भी ट्राई, जबकि लेजर के हवाले से ये है कि हम ओपनिंग बैलेंस जो होता है उनकी नेचुरल साइड के ऊपर लिखते होते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस जितना भी होता है जो कि डिफरेंस आ रहा होता है दोनों साइड्स का, उसको हम उसकी जो कि साइड होती है उसकी तरफ हम लिखते होते हैं। बल्कि अगर क्रेडिट बैलेंस आया है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आया, तो ओपनिंग करते हैं जब उस अकाउंट की हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो हम उसको क्रेडिट साइड वाले डिफरेंस को हम डेबिट की तरफ लिख देते हैं, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है। और इसी तरह से अगर कोई डेबिट साइड पे आया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस, तो उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में उसको ओपनिंग के तौर पे क्रेडिट बैलेंस के अंदर शो करते हैं। यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो अपोजिट टू द नेचर अकाउंट लिखा होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट नहीं लेना जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जिस साइड पे डिफरेंस आ रहा है उसी साइड वाले डिफरेंस हम सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना होगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी सर।
ओके जी। तो उसके बाद आगे हमारी ये जो है यहाँ तक इसको कर लेते चलें जी, ठीक है, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं आज। ये बेटा ये बताएं कि और आपकी कोई और मसरूफियत तो नहीं। नेक्स्ट जी, फिर हमारे पास ये हम ये कर हो गया है जी, सस्पेंस अकाउंट में हमारा कैलकुलेशन ऑफ, हमने एडजस्टेड प्रॉफिट को हमने डिस्कस करना है। एडजस्टेड प्रॉफिट हमने कैसे निकालना है। एडजस्टेड प्रॉफिट ये हुआ है हमारे पास, हमने कोई किसी को इफेक्ट दे दिया इनकम को हमने एक्सपेंस का, और एक्सपेंस को इनकम का, या किसी एसेट को हमने एक्सपेंस का इफेक्ट दे दिया, हमने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया, या फिर किसी एक्सपेंस को हमने एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तो इसकी सूरत में क्या करना होगा, इसकी सूरत में हमने जो हमारा प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया जी, नॉमिनल अकाउंट्स टू इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस एंड इनकम। यह हम पढ़ चुके हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट भी बोला जाता है, इनको नॉमिनल अकाउंट भी कहा जाता है। कहीं पे भी नॉमिनल अकाउंट्स का वर्ड आए तो फ़ौरन से हमारे माइंड में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ये हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए कि एक्सपेंस और इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस और इनकम का जो दोनों अकाउंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि सब रेड कलर की जो स्टेटमेंट लिखी गई है कि डेबिट इफेक्ट जो भी नॉमिनल अकाउंट्स का होगा वो शो करता है डिक्रीज किसके अंदर, नेट प्रॉफिट को। जो भी नेट प्रॉफिट है आपकी कंपनी का, जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने फाइंड आउट किया है, कोई नॉमिनल अकाउंट्स इसमें है जी, नॉमिनल अकाउंट्स जो भी होगा उसका डेबिट इफेक्ट उसको क्या करता है, उसमें कमी शो करता है। कैसे जी, एक्सपेंस हमारे पास हम डेबिट इफेक्ट किसको देंगे, एक्सपेंस को। एक्सपेंस क्या करता है जी, कमी लाता है किसके अंदर, इन नेट प्रॉफिट के अंदर। यानी कि अगर आपके एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट में कमी आएगी। प्रॉफिट में ये क्या कहते हैं जी, हमारे पास एक कॉमन सेंस की बात है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा जितनी। यानी कि अगर आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो आपके अपने जो एक्सपेंसेस हैं इनको कंट्रोल करना होगा। दूसरी तरह से ना हमारे पास क्या है, क्रेडिट इफेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट्स काजेज एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। यानी कि इनकम की नेचर हमारे पास क्रेडिट है, तो अगर किसी चीज़ को हम क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है कि वो नेट प्रॉफिट में इजाफा लाने का बायस बनेगा, उससे नेट प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो आगे चल के इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं जी, क्या कह रहे हैं जी। हमारे पास सिनेरियो दिया गया है 12.7, इनकम स्टेटमेंट ऑफ पाशा शो अ नेट प्रॉफिट फिगर 100,000 इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग एरर्स। ये हमारे पास कुछ मिस्टेक हो चुकी हैं, हमने क्या करना है इन मिस्टेक्स की वजह से। तो ये मिस्टेक होने के बावजूद ये हमने ये क्या किया, नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया, इनकम स्टेटमेंट हमने बना ली, लेकिन जब बाद में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा तो हमें पता चला ये मिस्टेक जो है ये 4 हो चुकी हैं। तुम क्या देखते हैं जी, डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट हैड बीन ओवरकास्ट बाय 1050। परचेजेस का एक्सपेंस हमने क्या कर दिया, ज़्यादा लिख दिया है। तो अब जो हमने ज़्यादा लिख दिया है इसको हम डेबिट इफेक्ट दे चुके हैं, तो इसको हमने क्या करना हो, क्रेडिट इफेक्ट देंगे। इट मीन्स ये कैलकुलेशन जो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट है उसके अंदर जाके हम ऐड करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉफिट यानी कि 100,000 के अंदर इसको ऐड किया जाएगा। रेट एक्सपेंस 240 हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट इनकम अकाउंट। तो रेंट इनकम के अंदर हमने क्या कर दिया, इजाफा शो कर दिया है, सॉरी कमी शो कर दी है। तो जबकि वो हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस था, तो इस एक्सपेंस में हमारे पास है। तो ये हमारे पास इसको तो हम लेके नहीं चलेंगे, आगे हम चलते हैं, ये देख लेते हैं जिसको हम आगे डिस लेके चले हुए हैं जी। ये ठीक हो गया, क्योंकि रेंट इनकम और रेंट जो एक्सपेंस है इसका इम्पैक्ट क्या होगा जी, हमारे पास कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे हो गया, क्योंकि साथ में हमारे पास रेंट इनकम भी है और रेंट एक्सपेंस भी है। नेक्स्ट आ गई द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच वाज इंक्रीज्ड बाय 240 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एज अ डिक्रीज। फिर इस तरह से हम इसमें इंक्रीज शो करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास ये एक दूसरे का इम्पैक्ट जो होगा वो ज़ाइल कर देंगे। क्रेडिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल्स रिटर्न ₹800 वाज कम्प्लीटली ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन जर्नल। तो हम इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे
तो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न हमारे पास क्या होता है, ये इम्पैक्ट इसका होता है, डेबिट इफेक्ट होता है। तो डेबिट इफेक्ट क्या करता है, 100,000 में हमें कमी लाएगा नेट प्रॉफिट के अंदर। सबसे पहले हमें प्रॉफिट पर रेक्टिफिकेशन 100,000 लिखा हुआ, उसके बाद परचेज अकाउंट ओवर कास्ट इतना हमने किया, इसको हमने क्रेडिट करना है जी 1050। और रेंट एक्सपेंस अकाउंट एंड रेंट इनकम अकाउंट ये नहीं ज़ीरो लिखा हुआ है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ये भी ज़ीरो लिखा हुआ है। ये क्यों हमने ये ज़ीरो लिखे हैं, क्योंकि एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने क्या किया, वो डेबिट किया, बल्कि तो इसलिए हमने तो डेटर्स अकाउंट में जो क्रेडिट होना था, तो इसलिए 800 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, सॉरी 800 हमने क्या किया यहाँ पे लेस किया। तो जितने भी पैराथिंसिस के अंदर अकाउंटिंग के अंदर अमाउंट लिखी जाती हैं, वो उसका मतलब ये होता है उनका ये अमाउंट्स जो हैं ये मनफी की हैं, ये माइनस अमाउंट हैं। तो इस तरह से हमने ये क्या कर दिया है, तो 1050 ऐड किया और 800 लेस किया, तो हमारा पास एडजस्टेड जो कैलकुलेशन प्रॉफिट आ गई है वो आ गई है 100,250। जी बेटा यहाँ तक बताएं जी, समझ आ गई है आपको? किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। जी सर समझ आ गया। तो बस आपने ये जहन में रखना है कि अगर एक ही अमाउंट हमारे पास डेबिट हो रही है, यानी कि हमने उस सिंगल इफेक्ट है उसको हमने एडजस्टेड जो प्रॉफिट के अंदर जाएगा। अगर डबल इफेक्ट आ रहा है, यानी कि एक अकाउंट को हमने दूसरे अकाउंट के अंदर लिख दिया है, तो उसकी सूरत में वो अकाउंट जो एडजस्टेड प्रॉफिट के अंदर शो नहीं होंगे, उसका इम्पैक्ट इंटर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी, ओनली नॉमिनल अकाउंट्स अफेक्ट द नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है जी, क्रेडिट नेचर क्या है, और लॉस क्या है जी, हमारे पास ही डेबिट नेचर की होती है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास जी कैलकुलेशन ऑफ जैसे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारे पास क्या होता है जी, वर्किंग कैपिटल हम नेट एसेट्स को बोलते हैं, यानी कि जो हमारी जितने भी हमारे पास नेट एसेट्स होंगे, नेट एसेट्स मीन कि वो जो नेट करंट एसेट, आपने आपके पास 1 लाख रुपए कैश है अभी आपकी अकाउंट के अंदर, या आपकी जेब में कितने जी, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपके पास है, लेकिन आपने उसमें से क्या करना है, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा तो आपने 50,000 रुपये पे करना है। अभी क्या है आपकी पास, वो क्या चीज़ है, और आपकी लाइबिलिटी है, और उसके साथ साथ आपके पास कुछ इन्वेंट्री भी पड़ी है। तो इन्वेंट्री तो इसके अंदर नहीं आएगी, तो वर्किंग तो उसको हम क्या करेंगे, हमारी लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी है उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा जो करंट एसेट्स हैं। तो इसलिए हम इसको वर्किंग कैपिटल को नेट एसेट भी बोला जाता है। वर्किंग कैपिटल जो आपका ये नेचर के अंदर क्या होता है, ये आम तौर पर हम इसको क्रेडिट लेते हैं, डेबिट लेते हैं। एक नज़र, एक मिनट मुझे देखने दें जी। तो इसको हमने क्या करना होता है, इसमें करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं और करंट हमारे पास क्या है जी, एसेट्स भी हैं। सिर्फ करंट एसेट्स होते तो हमने क्या करना था, इसको डेबिट इफेक्ट जो होता है वो इसमें इजाफा शो करता है, और क्रेडिट इफेक्ट जो होता है इसमें कमी शो करता है। तो इसमें हमने ऐसा ही करना होगा। डेबिट इफेक्ट जो है इसमें अंदर कैपिटल के आइटम्स के अंदर कॉस्ट बनेगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और जो क्रेडिट इफेक्ट है जी वो क्या करेगा, आइटम्स कॉस्ट इन जो हमारे पास होगा उसको हम लेस करने का डिक्रीज़ करने का बायस बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेबिट इफेक्ट यहाँ पे इजाफे का बायस क्यों बन रहे हैं और क्रेडिट इफेक्ट कमी का बायस क्यों बन रही हैं, क्योंकि हम वर्किंग कैपिटल के ऊपर हमने आगे लिखा भी हुआ है कि नेट एसेट्स हैं। तो नेट एसेट्स, तो इसमें हम ये भी कह रहे हैं कि इसमें लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट दोनों आ रहे हैं। तो दोनों आ रहे हैं, लेकिन ये हम वर्किंग कैपिटल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। यानी करंट एसेट्स में से हमने करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल यानी ये नेट एसेट आता है जी। इसका कंसेप्ट क्लियर होगा जी वर्किंग कैपिटल का? जी सर, सर ये हमने जो इफेक्ट देखा है डेबिट करते हैं, ये हमने करंट एसेट की बेस पे देखा है ना, लाइबिलिटी की बेस पे तो इंक्रीज होगा तो जी जी वो गलत, मैं आपको डेबिट बता होगा और जी मैं वो बता चुका हूँ आपको, मैं अभी वही बताया है कि यहाँ पे जब नेट एसेट की बात आ गई है, नेट एसेट का मतलब यही है कि हमने एसेट्स के हवाले से इसको लेके चलना है, सिर्फ एसेट्स के हवाले से। यानी कि एसेट्स में जो रूल्स लागू होते थे ना, वही रूल्स हमने लेके चलने हैं। यानी कि डेबिट जितने भी हमारे पास किसी भी एसेट में जब इजाफा होता तो हम उसको डेबिट इफेक्ट देते थे, जब किसी एसेट में कमी आती तो हम उसको क्या कर देते थे, क्रेडिट इफेक्ट देते थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी डेबिट इफेक्ट होंगे वो वर्किंग कैपिटल के अंदर इजाफा शो होगा, और इसी तरह से
जितने भी हमारे पास क्रेडिट इफेक्ट्स होंगे उसके जो हम देंगे किसको, वर्किंग कैपिटल को, वो कमी शो करेंगे इसके अंदर। तो ये आपने एक कैपिटल और वर्किंग कैपिटल यानी कि नेम आपके सेम होने की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल और चीज़ है और वर्किंग कैपिटल कुछ और चीज़ है, ठीक हो गया। वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या है, हमारे पास नेट एसेट्स हैं, यानी कि हम अपनी करंट एसेट में से हम अपनी लाइबिलिटीज़ को लेस कर दें तो हमारे पास जो हासिल होता है उसको हम करंट एसेट बोलते हैं, सॉरी नेट एसेट बोलते हैं। तो डेबिट इफेक्ट क्या करता है जी, इसमें इंक्रीज़ करेगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, और क्रेडिट इफेक्ट क्या करेगा, इसमें कमी शो करेगा। तो अभी हम चल के आगे इसको देखते हैं। तो कहते हैं बैलेंस शीट ऑफ अलमास, अलमास की जो बैलेंस शीट है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल वहाँ पे हमारे पास आ रहा है 100,000 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एरर्स करंट। अच्छा जी, ये नीचे हमारे पास एरर्स दी गई हैं और हमें ये भी बताया गया है कि करंट एसेट हमारे पास 170,000 है और लाइबिलिटीज़ हमारे पास 70,000 है। तो डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट हैड बीन ओवर कास्ट 1,000, यानी कि डेबिट साइड जो है हमारे पास डेटर्स अकाउंट की वो हमने ज़्यादा लिख दी है 1,000, यानी कि हमने एसेट में इजाफा शो किया हुआ है 1,000 का। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको हमने डेबिट इफेक्ट की बजाय क्रेडिट इफेक्ट देना होगा। जब हमने क्रेडिट इफेक्ट देंगे तो उसका क्या मतलब है कि ये लेस होगा जाके किसके अंदर से, वर्किंग कैपिटल में से। अक्रूड रेंट पेएबल ऑफ ₹2,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू द रेंट इनकम अकाउंट, यानी कि हमने जो रेंट पे करना था हमने लाइबिलिटी के तौर पे शो कर दिया है रेंट इनकम अकाउंट के तौर पे। यार अक्रूड रेंट इनके पेएबल था, हमने रेंट इनकम के तौर पे शो कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है जी अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन ओवर कास्ट बाय 5,000। डेप्रिसिएशन हमने क्या कर दिया, ज़्यादा लिख दी है। तो ये डेप्रिसिएशन का ताल्लुक वर्किंग कैपिटल के साथ तो है नहीं है, तो इसलिए हम इसको तो हम छोड़ देंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ ₹8,000 वाज कम्प्लीटली ओमिटेड टू द रिकॉर्ड इन द जर्नल। तो हमने 8,000 रुपये जो हमने खर्च परचेज़ किए थे किसके अंदर, क्रेडिट के ऊपर, तो बिल्कुल हम भूल गए, इसको लिखा ही नहीं है। एंड कि 8,000 हमारे पास, इसको भी हम जो है कि वो क्रेडिट इफेक्ट देंगे, इसको हमें लेस करना होगा और पहली वाली अमाउंट को भी हमें लेस करना होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, ये एक और अमाउंट जो अक्रूड रेंट वाला था इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या कर दिया, अक्रूड रेंट जो कि पेएबल था उसको हमने इनकम के तौर पे शो कर दिया है। तो हम इसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसको हम डेबिट इम्पैक्ट देंगे। देख सकते हैं जी, डेटर्स को हमने ओवरकास्ट किया हुआ 1,000 के साथ, और उसके बाद रेंट इनकम एंड अक्रूड रेंट जो हमने क्रेडिट किया 2,000 के साथ, और उसके साथ हमारे पास ये हो गया था अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आ गई है। तो हमने लिखा ही नहीं है, क्यों क्यों लिखा, क्योंकि ये नेट एसेट से बिलोंग ही नहीं करता, सॉरी ये करंट एसेट या करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। तो परचेज अकाउंट हमने जो हमारे पास था इसको हमने लिखा है कि हमने परचेजेस की थी, हमें लिखा ही नहीं क्रेडिटर्स जो क्रेडिट होना था, तो इसको हमने सिंपली रिकॉर्ड कर दिया। तो हमारे पास 89,000 एडजस्टेड वर्किंग कैपिटल आ गए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है पीछे यानी इसके अंदर वाला, कि सेकंड पॉइंट जो हमें दिया गया है रेंट अकाउंट्स और सॉरी अक्रूड रेंट वाला और रेंट इनकम वाला, जबकि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा था यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आया था। तो यहाँ पे हमें दिया गया तो जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया गया था, रेंट एक्सपेंस ऑफ 240 हैड बीन डेबिटेड टू द रेंट इनकम अकाउंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेंट एक्सपेंस जो है वो डेबिट है और रेंट इनकम का जो अकाउंट है ये क्रेडिट है। रेंट एक्सपेंस का क्या है जी, अकाउंटिंग जो हमारे पास हेड है ये, इसको हमने, इसकी नेचर क्या है जी, रेंट एक्सपेंस की डेबिट, और रेंट इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक दूसरे का इम्पैक्ट ज़ाहिर हो रहा है। तो जब हम इसी तरह की हमें ये एंट्री दी गई है, जो हेडिंग यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होता है ना रेंट एक्सपेंस और रेंट हमारे पास इनकम, तब तो हम इसका इम्पैक्ट हमारे पास आपस के अंदर ख़त्म हो जाना था, इसका इम्पैक्ट जो है एक दूसरे का वो कैंसिल हो जाना था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अक्रूड रेंट है। अक्रूड रेंट मीन कि आपने अभी पे करना है, आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी की नेचर भी हमारे पास क्या है, क्रेडिट है, और इनकम की नेचर भी हमारे पास क्रेडिट है। तो हमने क्या करना है, अक्रूड रेंट जो था हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया रेंट इनकम के तौर पे, यानी कि इनकम हमारी हुई नहीं है, हमने इनकम को शो कर दिया है। तो इनकम को कमी लाने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जब ये डेबिट इफेक्ट है आपको पता है वर्किंग कैपिटल के अंदर, तो ये होगा। और उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी में भी हमने इजाफा शो करना है। जब लाइबिलिटी में इजाफा शो करना है तो 2,000 के साथ इसको क्रेडिट करेंगे।
तो इसी तरह से हमारे पास अक्रूड जो रेंट है इसको जो हमने क्रेडिट इफेक्ट इनकम के अंदर दे दिया, बल्कि उसको हमने डेबिट इफेक्ट हमने उसके अंदर दिया रेंट इनकम को, और अक्रूड रेंट को जो हमने क्रेडिट इफेक्ट देना था। तो अब रेंट इनकम को हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे, डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं 2000 का, क्योंकि हम कमी ला रहे हैं। तो जो भी, और रेंट इसको पेबल को हम क्या इफेक्ट दे रहे हैं, हम क्रेडिट इफेक्ट का। तो जो एक्चुअल अमाउंट में क्रेडिट है जी हमारे पास, वो रेंट अक्रूड रेंट है, तो इसका एक क्रेडिट इफेक्ट जाना है। तो ये क्रेडिट इफेक्ट हम लेके जाएंगे काम के ऊपर, जो कि करेक्ट हमारे पास इफेक्ट है वो हमने लेके जाना है कि वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में। जो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन में हम लेके जाएंगे तो ये उसके अंदर लेस होगा। ये बात क्लियर होगी, ये अक्रूड रेंट वाली और रेंट इनकम वाली, ये बताएंगे सबसे पहले। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर, हो गया। ओके। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आगे हम चलते हैं। वर्किंग कैपिटल इज़ नेट करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल इज़ डेबिट इन नेचर। ये आपको बातें जहन में रहनी चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछी जा सकती हैं जी। आगे कंसेप्ट दिया गया हमें कुछ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। कैपिटल हमारे पास एक्सपेंडिचर कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, और कैपिटल रसीद कौन सी हैं और रेवेन्यू एक्स रसीद कौन सी हैं। तो ये आपने, इसको हम ज़रा देखते हैं। पहले ये आपके अंदर एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अभी उन्होंने एक शॉर्ट टॉपिक के तौर पे हमें दे दिया है। तो अब हम इसको देखते हैं जी। कहते हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसीट शुड बी करेक्टली रिकॉग्नाइज्ड इन द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एट। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो अकाउंटिंग हेड है ये रेवेन्यू से बिलोंग कर रहा है या कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिलोंग कर रहा है, या फिर ये कैपिटल रसीट है या रेवेन्यू रसीट है। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये हमारे पास, ये रेवेन्यू रसीट्स होती हैं, ये कहाँ पे जाती हैं, ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लिखते होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रसीट्स जितने भी होते हैं हमारे पास, इनको हम कहाँ पे लेके जाते होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते हैं। जब हम क्या करेंगे, करेक्ट अकाउंटिंग हेड इनका नहीं लिख पाएंगे तो हमारी मिस्टेक क्या होगी हमारे पास, तो मिस्टेक ये होगी, एरर ये होगी कि हम हमारे जो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट है उसको हम सही, जो एक्चुअल पोजीशन होगी उसकी एक्चुअल क्या कहते हैं जी, फिनंशियल परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल उसकी फिनंशियल पोजीशन है, वो हम ठीक तरह से शो ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक तरह से हम उसको